दोस्तों, आप सभी का वीनो इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत को कभी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है या नहीं, और क्या भारत को वीटो मिलेगा या नहीं। क्योंकि इसी मुद्दे पर यह पूरा मामला अभी अटका हुआ है कि क्या भारत सरीखे देश या जापान या जो अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन है यह यूनाइटेड नेशन में होगा या नहीं होगा। दोस्तों, ये जो मोदी सरकार है, खास करके जब से जयशंकर जी आपके विदेश मंत्री बने हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के ऊपर बहुत एग्रेसिव कैंपेन इंडिया की तरफ से चल रहा है। क्योंकि मोदी सरकार दुनिया को ये बताना चाह रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश होने के बाद भी यूनाइटेड नेशन जहां की प्रजातंत्र की दंभ भरी जाती है, प्रजातंत्र के सबसे बड़े देश को अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं बनाया है। यह एक तरह का दोहरा मापदंड है और यह एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच भी है और ट्रू ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि एक साइजेबल पॉपुलेशन जो है वह इस प्रक्रिया से बाहर रह गया है। तो आखिर भारत की मांग क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर मिले और इसके साथ वो अस्थायी सदस्य बने। आखिर क्या है मोदी सरकार की अभियान और कैसे इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, और कौन है उनका तुरुप का पत्ता? आखिर क्यों है मोदी को भरोसा अपने इस तुरुप के पत्ते पर, जिसपे कि मोदी सरकार ने दांव लगाया हुआ है, जिसके सिर यह भार दिया गया है कि आप दुनिया में इस अभियान को परवान चढ़ाने में कैंपेन को चलाएंगे और सारा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर होगा। आज आपके पास 700 बिलियन प्लस का जो है फॉरेन रिजर्व है और दुनिया की आप लगभग चौथी इकोनॉमी बनने के करीब हैं। तो इतना बड़ा फाइनेंशियल पावर होने के बाद, इतना बड़ा सैन्य शक्ति होने के बाद भी अगर आपको मेंबरशिप ना मिले तो कब मिले? इस बात का रियलाइजेशन मोदी सरकार में है। हालांकि इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस सारे शक्ति का निर्माण किसी एक सरकार का काम नहीं है, लेकिन सतत प्रयास होने से जो आर्थिक आपकी उन्नति हुई है और जिस समय में मोदी साहब आए उस समय में जो भारत का ग्लोबल स्ट्रेचर क्रिएट हुआ है और जिस तरह का इन्होंने एक पावर का प्रदर्शन किया है और चीन के सामने टिक करके दिखाया है, दुनिया अब इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन का भी लोहा मानती है और इनके निर्णय लेने की स्थिति का भी लोहा मानती है। मोदी साहब पूरे दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करके उनसे समर्थन हासिल करते जा रहे हैं, ताकि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि दुनिया को ये बताया जा सके कि भारत अब कितना चहेता है कई सारे देशों का, कितनी इसके पास शक्ति है, कितनी इसके पास सॉफ्ट पावर है, कितना इसके पास ग्लोबल इन्फ्लुएंस है और कितनी तरह की एक्टिविटी में यह शामिल है। इसी का नतीजा है कि भारत ने जब कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि इन्होंने वैक्सीन को बांटा, तो दुनिया की जितनी भी ग्लोबल पावर होती है वो सिर्फ फाइनेंस के टर्म में सोचता है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो दुनिया पे हुआ है उस एक सिंगल इनिशिएटिव का, वह न भूतो न भविष्यति, वह कभी भी उस तरह का ग्लोबल स्टैंडिंग कोई भी सरकार क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि वह फाइनेंशियल लॉसेस को पहले कंसिडर करती है। लेकिन मोदी ने ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटी दे करके, दुनिया के ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटी दे करके दुनिया के देशों का समर्थन हासिल किया है कि हाँ, भारत उनका नेतृत्व करने के लायक एक देश है। इतना बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्रेचर जो है शायद नेहरू जी के टाइम में और इंदिरा गांधी सरीखे नेताओं के टाइम में भी दुनिया में नहीं बन पाया था, जिस तरह का कि अचानक से मोदी ने अपनी छवि को दुनिया के सामने लाया है और जिस तरह का इन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। तो यह हुआ समय था जबकि आप इसके लिए कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। कैंपेन को सस्टेन करने के लिए आपके पास पैसे भी हैं, आपकी मार्केट इकोनॉमी, खुली इकोनॉमी होने के कारण दुनिया को ऑफर करने के लिए भी कुछ है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये लेने और देने का खेल है। तो आज आप दुनिया को बिजनेस दे करके भी उससे समर्थन आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बढ़ती है तो उनका डिपेंडेंस आपके ऊपर बढ़ता है और उस स्थिति में उनको आपको समर्थन करना पड़ता है। तो गिव एंड टेक में आप भी जाकर के कुछ लेते हैं और आप भी उनको कुछ देते हैं। और भारत की जो अभी इमर्जिंग इकोनॉमी होने की वजह से जो मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ है, उनकी बाइंग पावर जो बनी है, दुनिया के हर बिजनेस कम्युनिटी का नजर भारत के ऊपर है, क्योंकि साइज यानी वॉल्यूम
वो जितना बड़ा भारत का है उतना बड़ा किसी देश के पास है ही नहीं। तो चाहे उनकी परचेजिंग पावर कितनी भी हो, लेकिन एक आदमी कितना खरीद सकता है। और अगर आपकी परचेजिंग पावर थोड़ी कम भी हो और संख्या बल ज्यादा हो, तो आपकी जो वॉल्यूम का परचेज होगा वो कितना ज्यादा होगा। और दुनिया इस बात को अब मानती है। भारत को कोई भी देश नकार नहीं सकता। और मोदी भी इसी चीज के तो फिराक में है कि किस तरह से दुनिया को वह अपने पाले में कर सके और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का बात कर सके और दुनिया का समर्थन दिखा सके यूएन में कि भारत कितना ग्लोबल स्टैंडिंग रखता है। मोदी उस अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाहते हैं और इस कैंपेन में उनका जो तुरुप का पत्ता है वो जयशंकर है, क्योंकि जयशंकर को पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशन की जो पेचीदगियां हैं, जो बारीकियां हैं, वह बेहद अच्छे से एक सीजन्ड डिप्लोमेट होने की वजह से मालूम है कि यह समर्थन कैसे और किस तरह से और कब हासिल किया जाता है और कब उसकी जरूरत पड़ सकती है। भारत उस यूएन के फंड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले कंट्री के भी लिस्ट में है और उसी के साथ पीस कीपिंग फोर्स भेजने में भी भारत सबसे अग्रणी है और अपने डिस्प्यूट को अपने बॉर्डर पे रिजॉल्व करने के लिए भी सतत प्रयासशील है, ताकि एक आपका अगर बॉर्डर उलझा हुआ रहता है तो आपके लिए थोड़ी कठिन स्थिति बनती है, उसको भी सुलझाने में लगातार प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से मोदी कई फ्रंट पे ऐसे ऐसे चाल चल रहे हैं और इस तरह का डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल कर रहा है कि इस बात पर चर्चा करना तो लाजमी हो ही चुका है। आज हो रिफॉर्म, कल हो सकता है कि मोदी जी के बाद भी हो, लेकिन उसका फाउंडेशन उन्होंने क्रिएट करके जाना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।